दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि 2 दिन से लगातार एक मुद्दा जो है इस पूरे देश में वो छाया हुआ है। वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया एसबीआई को, पूरा डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट करने को लेकर, उसके बाद जो झोल एक जो है वो एक तरह से धांधली जो है की गई एसबीआई के द्वारा, जिसमें वो जो यूनिक नंबर है उसको छोड़ के जो है वो डेटा दिया। इसके चलते फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई एसबीआई को, और अब मामला आगे देखते कहाँ जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो कल बातें हमने कल भी की थी, आज भी हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ये पूरा मामला जो है इसको कैसे देखा जाए। इस देश में जब मोदी साहब ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो हमेशा वो विपक्षी दलों पर लगाते रहते हैं, इसमें जो खुल के आ रहा है वो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आ रही है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसका जितना टर्नओवर नहीं है उतना तो उसने चंदा दे दिया है, जिस पर ईडी की कार्रवाई हुई है, ये भी साबित हुआ है। इस सब चीजों को लेकर हम आज जो है एक एक्सपर्ट जो है, निष्णात हैं इस पूरे मामले में, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह साहब, हम उनसे आज बात करने जा रहे हैं। तो मैं उनको तुम्हारे साथ जोड़ देता हूं ताकि बातचीत सीधी शुरू हो जाए। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात पर। जी जी जी। अब सर ये बता दीजिए दर्शकों को, ये है क्या पूरा मामला। आपको अब पूरी तरह से आपके पास जो भी डिटेल है या आपने जो भी आकलन करके रखा हुआ है, बस मंच आपका, आप बताइए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब 2017-18 का बजट आया, तब उन्होंने अपने बजट के भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कही और उन्होंने कहा कि जो चुनाव के लिए फंडिंग होता है अलग अलग पार्टियों को, इसमें ट्रांसपेरेंसी आई इसकी वजह से, और चुनाव के लिए जो भ्रष्टाचार होता है या काला धन राजकीय पक्षों को मिलता है, वो काला धन वाला मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई, वो नोटिफाई किया गया और तब पता चला कि कौन पैसा देता है उसका कोई ब्यौरा हमें मालूम नहीं होगा, और किसको देता है वो, और वो कितना पैसा देता है और कब देता है, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं होगा। अगर कौन किसको कब कितना पैसा देता है इसकी सूचना ही भारत के नागरिकों को ना मिले तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वो पारदर्शक कैसे कही जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। और दूसरी बात तो यह है कि हमारा लोकतंत्र है और जिसमें हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है, जिसमें वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है, जो हमने अपने अधिकार लिखे हुए हैं, उस वाणी और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की जो बात है उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई और उसका फैसला आया। तब स्टेट बैंक ने कहा कि हम आपको सारी सूचना देंगे, लेकिन जो सूचना दी गई 26 दिन के बाद भी उसने कहा कि नहीं, हमें तो 30 जून तक चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा कहा कि नहीं, अभी दे दीजिए। सवाल इस बात का है कि चुनाव के लिए अगर ये चंदा मिलता रहता है तो चुनाव से पहले मालूम होना चाहिए नागरिकों को कि कितना चंदा किसको मिला, कब मिला। तो ये अच्छी बात हुई कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने ये सारे फैसले लिए हैं ताकि नागरिकों को मालूम होगा कि किस प्रकार से सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे मिले हैं, कहां से मिले हैं, कब मिले हैं, कितने मिले हैं। जी जी। अब सर बात ये है, जैसे मैं भी स्टडी कर रहा था, आपने भी किया होगा, बहुत सारे लोग उस पर लगे हुए हैं कि इसमें जो झोल है वो कहाँ पे है।
एक चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि इसमें जो बॉन्ड की जो खरीदारी है, अभी तो अब यूनिक यूनिक नंबर के साथ जब देगी तब देगी एसबीआई, लेकिन मैं कुछ ये कुछ रिसर्च सामने रख के बैठा हूं, तो इसमें समझ में तो ये आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज जिसका नाम है जैसे ये फ्यूचर गेमिंग, अब फ्यूचर गेमिंग तो लॉटरी वाला और सट्टा वाला वो आदमी है, और इसके साथ साथ देखे वेदांता है या जिंदाल है या ऋत्विक प्रोजेक्ट है या अरबिंदो फार्मा, रश्मि सीमेंट, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, हीरो मोटोकॉर्प, यशोदा हॉस्पिटल्स, कल्पतरु प्रोजेक्ट, ये सब जो है इन्होंने जब जब चंदा दिया है, इसका कहीं ना कहीं एक संबंध बनता है इनके ऊपर हुई रेड से। रेड के बाद जो है, जब आईटी या ईडी की रेड हुई है, उसी के बाद इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो है वो चंदा, वो मतलब वो खरीद के उन्होंने चंदा दिया हुआ है। तो ये तो एक तरह से फिर यही है ना कि तो उगाही हो गई, मतलब कि आप या तो हमको पैसा दो वरना हम आपको खत्म कर देंगे। अब वित्त मंत्री मना कर रही है, वित्त मंत्री ऑब्वियसली मना करेगी, निर्मला सीतारामन, कि नहीं नहीं इसका कोई संबंध नहीं है, रेड का और चंदा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन दिखता तो यही है कि वेदांता जूथ की बात करें अगर, तो उनके खिलाफ जांच हो रही थी, चीन के कुछ लोगों को नागरिकों को वीजा देने के केस में ईडी और सीबीआई जांच कर रही थी, और उसने फिर चंदा दे दिया 379 करोड़ रुपए का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और चीजें जो सामने आ रही है वो ये है कि कॉरपोरेट के जगह किसी ने व्यक्तिगत रूप से भी पैसा चंदा दे दिया है, या तो ऐसे बहुत अननोन फिगर्स हैं जो कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा रुपया जो है दिया हो। जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो लक्ष्मी मित्तल जो है उन्होंने 35 करोड़ रुपया इंडिविजुअली दिया हुआ है, ठीक है। एक बच्ची बेन मनवर है, मेरे ख्याल से मनवर तो हमारे यहाँ गुजरात में ही होते हैं, सौराष्ट्र के लोग होते हैं सरनेम वाले, वो बच्ची बेन मनवर और देवल मनवर ने मिला के कुछ 2 करोड़ 21 लाख रुपया चंदा दिया हुआ। ये लोग कौन है, क्यों दे रहे, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि ईडी की या आईटी की रेड को चंदा देने से कोई मतलब नहीं है या उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कोरिलेशन स्थापित हो जाए तो पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब आज आप ईडी की या आईटी की रेड लगाओ और दूसरे या तीसरे दिन या एक सप्ताह में वहां से पैसा मिले इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ। दूसरी बात ये भी है कि उनको ठेका मिलता है सरकारी कामों का, करोड़ों रुपयों का। तो रेड हुई और बाद में ठेका मिला, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है। अब ये संबंध जो दिखाई देता है वो संबंध अगर वित्त मंत्री बोलती है नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो ये तो सारे नागरिकों के खिलाफ एक साजिश है, मैं ऐसा समझता हूं। सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमें पैसा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा संगठन पूरे इतने बड़े देश में इतनी बड़े पैमाने पर चलाना, इसके लिए पैसा चाहिए, इसमें कोई दो राय है। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर काम कर रही हो चाहे वो नेशनल लेवल पर काम कर रही हो, लेकिन उनको कितना पैसा कहां से मिलता है उसकी जानकारी तो हमेशा होनी चाहिए आम नागरिकों को। जी देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूंगा और वो बड़े महत्व की बात है। करीब 40 सालों से एक नया ख्याल आया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात ऐसी है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ सेबी है जो प्रतिभूति मार्केट में अपना नियमन करती है। तो कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो सेबी के साथ या शेयर मार्केट के साथ उसका एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है। उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में जो सेक्शन है 49,
वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंपनी के बारे में सभी कुछ जानकारी जो इन्वेस्टर है उनको दी जानी चाहिए, जो निवेशक है उनको दी जानी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि मैं अगर किसी कंपनी में अपना शेयर का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मेरी कंपनी पॉलिटिकल फंडिंग कर रही है। तो ये निवेशकों को भी पता नहीं चलता और आम नागरिकों को भी पता नहीं चलता, और फिर कहते हैं कि आपका सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। ऐसा कैसे माना जा सकता है? तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिए। देखिए आप, एसबीआई जो है, स्टेट बैंक, वो तो सरकारी बैंक है और वो भी करेगी जो उनके पॉलिटिकल मेंटर्स कहेंगे। तो उसने वही किया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि नहीं, आपको सूचना देनी पड़ेगी, और दी। तो जब दी तो वो आज दी, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पूरी सूचना दे दीजिए। अब पता चलेगा लोगों को कि किस प्रकार से पैसा दिया, किसने दिया, कितना दिया, क्यों दिया। मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ा मामला है, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए जिसके तहत नागरिकों को ये पता चले कि कौन सी कंपनी किसको पैसा देती है और कितना देती है, या कोई नागरिक भी व्यक्तिगत हैसियत से देता है पैसा तो वो कितना देता है और क्यों देता है। जी, बात तो सही है, क्योंकि बड़े अजीब 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 से जो है कुछ नाम और चीजें आ रही है। जैसे कोलकाता में एक मिल्क शेक बेचने वाला एक एक ग्रुप है, कंपनी है, उसने 617 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। समझ में नहीं आता है कुछ, मतलब ऐसे ऐसी कुछ चीजें आ रही है। और देखिए जैसे आपकी वो आपकी मैं आपसे एक बात जोड़ चाहूंगा। अब जी कोई छोटी कंपनी है जिसका कारोबार 100, 150, 200, 300 करोड़ रुपयों का है, और वो अगर 500, 600 करोड़ रुपयों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो जी, इसका मतलब यह है कि वो किसी और का पैसा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो हाँ वो उसका खुद का पैसा नहीं है, हाँ और जिसने वो दिया पैसा हाँ उसकी उसको क्या क्या मिला सरकारी हाँ काम का, कितने करोड़ों रुपयों का मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, लेकिन ये हम्म क्रिमिनल कैपिटलिज्म है। ये जो है अपराधी मूढ़ीवाद है, पूंजीवाद है। हम्म हम्म। सिर्फ सरकार और राज्य या शासक वर्ग पूंजीपतियों से मिलजुल के काम करें, उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। लेकिन मुझे जी लगता है कि ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, ये क्रोनी क्रिमिनल कैपिटलिज्म है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये किसने पैसा दिया, कहां से आया वो पैसा। क्योंकि देखिए आप, ये बिल्कुल बैंक एंट्री से हुआ है। आप जी 200 करोड़ रुपया कैश लेके जाएंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो जी बैंक अकाउंट में कहां पैसा आया, कैसा पैसा आया, कहां से कितना आया, कब आया, और जिस कंपनी ने वो दिया उसको क्या ठेका मिला, उसने क्यों दिया, इसकी जांच अगर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ये पूरा रैकेट, जो वसूली का रैकेट है, मुझे लगता है कि ये नागरिकों के सामने आ जाएगा और पता चलेगा प्रकार से हमारे देश में राज्य सरकारें या केंद्र सरकार काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बड़ा है इश्यू। मैं एक और रिपोर्ट भी देख रहा था शाह साहब की, इसमें कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं कि जिनका टर्नओवर जितना, समझ लीजिए किसी का 500 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो उसने चंदा दे दिया है 400 करोड़ का या 410 करोड़ का। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब अगर आपका टर्नओवर ही, मतलब उसमें प्रॉफिट तो आप उसकी बात की बात है, टर्नओवर की बात कर रहे हैं सिर्फ, वो इतना पैसा कैसे दे सकता है? तो ये सब सवाल तो हैं। पर ऐसी कोई चीज जो, यू बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट,
आप इस पूरी जो स्थिति है इसको कैसे मतलब इसका आकलन करना हो इस बॉन्ड को लेकर और जो भी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर, तो क्या ऐसी चीज है जो बड़े देखिए, सिंपल वर्ड्स में को बता सकते हैं? मैं ये समझता हूं और दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो है एक बहुत बुरे तरीके का पूंजीवाद है कि जिसमें सिर्फ कंपनियां, बड़ी कंपनियां सीधे तरीके से काम करती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अलग तरीके से काम कर रही है। आप मुफ्त में जमीन दो या बहुत कम दामों पर जमीन दो या बहुत कम दामों पर बिजली दो या सब्सिडी दो किसी न किसी प्रकार से बड़ी कंपनियों को, वो एक अलग बात होती है। लेकिन कंपनी आपको तब जाके पैसा दे जब आप उसके ऊपर ईडी या आईटी की रेड का खतरा पैदा कर दो, और दूसरी बात कि उसका टोटल टर्नओवर कुछ कम हो और उससे भी ज्यादा आपके पास चंदा आए, तो मतलब ये कि किसी और का चंदा है, उसका खुला नहीं है। ये दोनों बातें मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है और लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम है उस सिस्टम को सुधारना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स आर फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर, उनको पैसा चाहिए, उनको पैसा के लिए और पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आता है, बस उसकी जानकारी हमें चाहिए। तो हम लोकतंत्र में वाजिब तौर पर अपेक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, आपने बात की हमारे दर्शकों के साथ, और ऐसे ही कुछ ऐसे मुद्दे जो है उस पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। आप उम्मीद है कि आप आते भी रहेंगे है ना, और बात करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये था पूरा मामला। कुल मिला के बात ये है, देखिए कि जैसे शाह साहब कह रहे थे कि भाई पैसा तो जरूरी है, पैसा के बगैर तो कुछ होगा नहीं ना, बात सही है। आपको पॉलिटिकल पार्टी चलानी है इतनी बड़ी और आपको अपना प्रचार प्रसार का काम करना है, ठीक है पैसा चाहिए, लेकिन पैसे का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, जहां से आ रहा है वहां से वो क्लीन है कि नहीं, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये हमने आपको तो बताया, यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और उसकी क्लीनलीनेस को अगर हम ध्यान में रखें तो उसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है क्या वो वही व्यक्ति दे रहा है कि वो जरिया है और पैसा कहीं और से आ रहा है, या तो पैसा सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि रेड डाल दी गई ईडी की और सीबीआई या तो फिर आईटी, और उसके बाद फिर जो है बहुत सारी जगह बहुत सारे ऐसे नाम है जहां पे उन कंपनियों ने उसके बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदा हुआ है। तो बहुत सारे सवाल है, इस पर स्पष्टीकरण होना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे को जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल प्रायोरिटी में रख के जो है देखा जा रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही आगे इस जब तक इसका निष्कर्ष न मिले हमको इस पूरे मामले का, तब तक ये इसी तरह से जो है इस निगरानी में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की, और इसका परिणाम जो है जल्दी से जल्दी हमारे सामने सबके सामने रखा जाए, ये बहुत जरूरी होगा। तो यही बताना था। आपको ये बातचीत सुन के क्या लगा, कैसा लगा, आपकी सोच क्या है, लिख के हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।